हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग जो है लेकर आ चुके हैं जीके का जबरदस्त प्रैक्टिस सेट, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत सारे छात्रों को कुछ क्वेश्चन ईजी लगते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। तो देखो यार, जैसे एग्जाम में होता है कि कोई क्वेश्चन ईजी आता है, कोई हार्ड आता है, कोई मॉडरेट आता है, सेम वैसे ही प्रैक्टिस सेट में है। कुछ क्वेश्चन आपको ईजी लग सकते हैं जो आपको पता है, बाकी क्वेश्चन कुछ आपको मॉडरेट भी दिख सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की आपको वीडियोज मिलती रहे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है कि कल या फिर परसों से आप लोगों को बिहार स्पेशल जो है आपको कराई जाएगी और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। जो क्लास कल चली थी उसकी पीडीएफ मैंने आज डाल दी है, आप लोग जाकर उस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आज वाली क्लास की भी आपको पीडीएफ मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन आप जल्दबाजी मत करिए, आज की क्लास की पीडीएफ हो सकता है कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाए। तो पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो कीट जो है वो समूह में रहते हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ततैया, दीमक और चींटियां हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको हम बता दें, जो ततैया रहता है वो भी समूह में रहता है। दीमक जो है, आप कभी भी देखो लकड़ी में दीमक लगा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दीमक आपको मिलेगा। जब भी मिलेगा वहां पर कई सारे इकट्ठे दीमक मिलेंगे। चींटियां जो है, कभी भी कोई एक चींटी नहीं घूमती है, बहुत सारी चींटियां जो है एक साथ घूमती हुई नजर आती हैं। तो ये जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ततैया, दीमक और चींटियां ये सभी जो है समूह में रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। वर्ल्ड वाइड वेव यानी WWW का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स ली, वापका, स्टीव जॉब्स या फिर बिल गेट्स? चलिए, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। ठीक है, WWW यानी जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है WWW। टिम बर्नर्स ली ने इसका खोज किया था और पूछा जाए किस ईयर में खोज हुई थी, तो 1989 ईस्वी में जो है टिम बर्नर्स ली ने WWW का जो है यहाँ पर आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सभी लोग काउंट करते चले कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे खारा जल निकाय क्या है? लाल सागर, प्रशांत महासागर, मृत सागर या फिर हिंद महासागर? बहुत बढ़िया। चलिए, फिलहाल के लिए हम बात करें सबसे खारा जल निकाय इसमें से कौन सा है, तो आपका मृत सागर हो जाएगा। ये कहा जाता है मृत सागर में आप अगर किसी चीज को फेंक देते हो तो वो कभी डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा खारा होता है, उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि अगर इंसान भी उसमें कूद जाए तो कहा जाता है कि वो भी नहीं डूबेगा। तो ये बहुत ज्यादा खारा होता है मृत सागर। देखो, इसकी एक सहायक नदी है, उसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मृत सागर की सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मुख्य सहायक नदी आपकी जार्डन नदी होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये जरूर आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि मृत सागर की सहायक नदी कौन सी है, तो जार्डन नदी है, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आ गया है। सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? चलिए, तो बिल्कुल अगर सह्याद्री की बात किया जाए तो सह्याद्री को हम लोग पश्चिमी घाट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, याद रखिएगा, बिल्कुल। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं और नीलगिरी की पहाड़ियां भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बताइए, बावड़ियों के रूप में कौन सा सही नहीं है? बहुत बढ़िया।
तो देखो आपको मैं बता दूं, जो बावड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, उसका मेन काम होता है कि जो यहाँ पर वर्षा का जल होता है उसको संरक्षित किया जाए। ये तो बिल्कुल सही है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। इन्होंने कहा है कि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो यही आपका गलत है, क्योंकि भाई बावड़ियों का जल पहले लोग जो है बावड़िए के जल से ही तो पीते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बावड़ियों का प्रयोग जो होता था वो इसका मेन काम होता था कि वर्षा के जल को संरक्षित किया जाए और उनके जल को उपयोग में लाया जाए, पानी के यानी पीने के लिए भी प्रयोग किया जाए और भी अदर कामों के लिए प्रयोग किया जाए। तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? देखो एक बात मैं बता दूं, बीपीएससी अगर आप शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि उसमें एक क्वेश्चन जो अन्य देश है उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा का जरूर से जरूर आना है। कल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था, तो कल भी हम लोगों को जो है स्पेन की राजधानी पूछी गई थी मैड्रिड, और आज जो है भूटान की मुद्रा पूछा गया। तो याद रखिएगा हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं भूटान की, याद रखिएगा तो भूटान की जो राजधानी होती है वो थिम्पू होती है। ये राजधानी आप याद रखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। और आपको बता दें एनगुल ट्रम जो होता है वो इसकी मुद्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत बढ़िया। चलिए देखो, जो क्वेश्चन लगा रहे हो वो तो ठीक ही है, साथ ही साथ जो मैं और भी फैक्ट बता रहा हूं उसको भी याद रखिएगा। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मैरी क्वेरी, याद रखिएगा मैरी क्वेरी ने की थी, जिसको हम मैडम क्यूरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और पियरे क्यूरी, ये दोनों लोग मिलकर जो है इसकी खोज की थी, इसीलिए इनको हम क्यूरी दंपत्ति के नाम से भी जानते हैं। और अगर कहा जाए रेडियम की खोज कब की गई थी, किस ईयर में की गई थी, तो 1898 ईस्वी में जो है इसकी खोज की गई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आंसर देने में कोई कमी मत किया करो, सभी लोग आंसर टाइप किया करिए, ठीक है। अगर आप यहां आंसर टाइप करोगे तो एग्जाम में अपने आप ही आंसर टाइप होंगे, याद रखिएगा। यहां लापरवाही करोगे तो दिक्कत होगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही जबरदस्त शख्सियत थे और आज भी सभी के दिलों में बस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी को पता होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए इनसे जुड़ी हुई मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, ये जरूर लिख लेना अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक के बारे में। तो विंग ऑफ फायर जो है इसकी इनकी पुस्तक का नाम है। और आपको अगर मैं बता दूं, ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 2002 से लेकर के 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे, पूरे 5 साल के लिए। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। बड़ी जबरदस्त यहां पर ये पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 11वें नंबर के। किस ईयर में राष्ट्रपति बने थे? 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे। और विंग ऑफ फायर इनकी आत्मकथा का नाम है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, याद रखिएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैं एक फैक्ट और बताऊंगा, उसको जरूर लिखिएगा। तो बैरोमीटर, तो बिल्कुल बैरोमीटर का काम होता है वायुमंडल का दाब नापना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए, एक बार आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी लोग बताइए बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए ड्राई आइस क्या है? चलिए तो बैरोमीटर का आविष्कार मैं बता देता हूं, टरसौली ने किया था, याद रखिएगा। जो टरसौली हैं इन्होंने जो है आविष्कार किया था। इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूं और आप लोग भी इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ईयर अगर पूछा जाए किस ईयर में इन्होंने आविष्कार किया था, तो 1643 ईस्वी में इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। चलिए अब बताइए ड्राई आइस किसको कहते हैं? ड्राई माने सूखा, आइस माने बर्फ, यानी सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तरल सल्फर डाइऑक्साइड को, तरल ऑक्सीजन को, तरल नाइट्रोजन को, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल अगर यहां पर ड्राई आइस की बात करेंगे तो आपका आंसर जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम लोग जो है ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे जुड़ी हुई मैं कई सारी चीजें फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये तो सभी को फिलहाल पता होना चाहिए कि नमक कानून गांधी जी ने तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो है यहाँ पर किया था। और अगर पूछा जाए दांडी मार्च जो है किस ईयर में किया गया था, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से, जरूर लिखिएगा इसको, 12 मार्च 1930 से लेकर के जो है यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये आपकी इनकी पैदल मार्च की गई थी, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कितने किलोमीटर ये पैदल चले थे, तो 390 किलोमीटर जो है ये यहाँ पर पैदल चले थे। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कितने, और साथ ही साथ पूछा जाए कितने लोग इनके साथ शामिल थे, तो 78 लोग थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक बार लाइक कर दो यार, सभी लोग देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग एक बार। चलिए, ब्रिटिश शासन में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड मेयो? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पीडीएफ के लिए मैं फिर बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल वाली क्लास की मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया, आज वाली क्लास खत्म होगी, उसके बाद में आपको आज की भी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन किए रहिए। चलिए, और 2 दिन बाद बिहार स्पेशल भी स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल पर, तो उससे बाहर आपके बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहे, जिससे आपकी बिहार स्पेशल जो जीके है वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, तो बंगाल में जो है यहां पर सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था 1829 ईस्वी में। ये ईयर भी आप याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में, इसको आप लोगों को याद करना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इन्हीं के शासनकाल में जो है यहां पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल? बताइए। देखो याद रखिएगा, जब भी यहां पर बताया जाए कि 8 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक कौन सी परत है, तो याद रखिएगा सबसे निचली परत जो हमारे वायुमंडल की है वो क्षोभ मंडल है, याद रखिएगा। ये 0 से 16 किलोमीटर तक जो है इसकी ऊंचाई होती है। कल भी मैंने बताया था और हमने ये भी कहा था कि इसमें जो मैं कुछ चीजें और बता दे रहा हूं, याद रखिएगा, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल, तूफान, बारिश, वो सब के सब क्षोभ मंडल में होती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं समताप मंडल की, तो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। वायुयान चलाए जाने की सबसे आदर्श दशाएं जो है इसी में पाई जाती है, याद रखिएगा, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पर्णहरित पाया जाता है पौधों में, जंतुओं में, पहले और दूसरे दोनों में, या फिर विषाणु में? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर पर्णहरित की बात किया जाए तो पर्णहरित को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। और क्लोरोफिल पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है पौधों में। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी किसके लिए, इसके कारण होती है, तो क्लोरोफिल के कारण होती है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखो क्वेश्चन भले ही सिंपल है, लेकिन जो उसके फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो जबरदस्त है, इनको जरूर आप याद रखिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, शून्य का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन, आर्यभट्ट, मिलर या फिर मूलर? अगर आप भारत के निवासी हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। चलिए देखो यहां पर 2 नाम आपको दिख रहा होगा, एक सीवी रमन दिख रहा है और एक आर्यभट्ट दिख रहा है। फिलहाल यहां पर शून्य की आविष्कार की बात करते हैं तो ये आर्यभट्ट ने शून्य की खोज सबसे पहले की थी, जो कि भारत में की गई थी। सीवी रमन की बात करें तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खोज की थी जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन की जो खोज थी वो किसने किया था? वो किया था यहां पर सीवी रमन जी ने। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आपको हम बता दें जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। वैसे वास्तविकता में जो हमारा आसमान है वो किस रंग का है? काले रंग का है, लेकिन प्रकीर्णन के कारण वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन का आविष्कार सीवी रमन ने किया था और शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड, हाँ ये 16 है और ये 15, ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन परियोजना गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए
विकल्प है। जल शक्ति, नमी गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान, जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान। बताइए गंगा परियोजना को जो है स्वच्छ करने के लिए क्या किया गया है, कौन सी योजना चलाई गई है? चलिए देखो, आपको हम बता दें कि नदियों को या फिर हम कहें गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अगर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात किया जाए तो 1985 में किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। और जब मोदी जी आए तो उसके बाद 2016 में इन्होंने जो शुरुआत की उसका नाम था स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, इसकी पहल की गई। तो गंगा जी को बचाने के लिए ये दो आपके हुए थे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 1985 में और गंगा एक्शन प्लान जो है यहाँ पर 2016 में। ठीक है, हालांकि गंगा तब भी नहीं स्वच्छ हो पाई थी और गंगा अब भी नहीं स्वच्छ हो पा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, जड़ों से, फूल से या फिर पत्तियों से? चलिए, तो लौंग जो हमारा प्राप्त होता है वो पुष्पकली से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? एयू है, एमएन है, एजी है, एमजी है। देखो एमएन यानी कि मैग्नीज हो जाएगा, एजी यानी चांदी का होता है, ये एजी सिल्वर यानी ये चांदी का होता है, याद रखिएगा ये चांदी का होता है, और एमजी यानी मैग्नीशियम होता है। साथ ही साथ एयू जिसको हम लोग आरम के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? आरम, याद रखिएगा AURUM, आरम। और ये हमारा किसका प्रतीक होता है? ये सोने का होता है। तो सोना आपका आरम हो जाएगा एयू और चांदी आपका एजी हो जाएगा सिल्वर। कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत होती है। बताइए। बताइए जिसमें आपको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिल जाती है। अंडे, दाल, मछली, बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे, दही, दूध, चावल। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए, तो अंडे, दाल और मछली, इसमें प्रोटीन जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबक निम्न में से किस धातु को आकर्षित करता है? केवल लोहा को, केवल जस्ता को, जस्ता तथा तांबा को, लोहा, कोबाल्ट और निकल, तीनों को? तो याद रखिएगा, जो यहां पर आपका देखो बहुत सारे लोग इसमें लोहा आंसर करेंगे और यहीं पर गलत कर जाओगे आप लोग। जो आपका चुंबक होता है वो लोहा, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों को अपनी तरफ जो है आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लो, जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि 2 दिन बाद यानी आप मान के चलिए कल या परसों से आप लोगों को बिहार स्पेशल मिल जाएगी और हर एक क्लास की पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। यकीन मानिए कम से कम 90 से 95 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे, ये चीज आप याद रखिए अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जूल एसआई मात्रक किसका? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जूल जो है एसआई मात्रक किसका है? देखो यहां पर एसआई की मात्रक पूछा गया है, तो जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। हमको जरा कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा कि जूल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? जूल यानी ऊर्जा का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी छात्र जिसको पता हो जरूर बताएं कि ऊर्जा का सीजीएस में मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो तो जूल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। सीजीएस में अर्ग होता है और एसआई मात्रक में ऊर्जा जो है जूल होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किसी परतंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौगोलिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। बताइए किसी परतंत्र में क्या निहित होता है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं एक परतंत्र में क्या निहित होते हैं, तो एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों जो है यहां पर निहित होते हैं परतंत्र में। चलिए सिंपल है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वनों को वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो ये जो क्वेश्चन है ना भैया मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे, इसको आप लिख लो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो अगर हम बात करें वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सीधा आंसर विषयगत मानचित्र हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आए कि किस मानचित्र से हम वनों को दर्शाते हैं, तो विषयगत मानचित्र। अगर भौतिक मानचित्र की हम बात करते हैं, तो भौतिक मानचित्र का मेन काम होता है पहाड़, मैदान और मरुस्थल एवं नदी। याद रखिएगा कौन कौन सा मैं बता रहा हूं, नदियों को, पहाड़ों को, मरुस्थल को और मैदानों को, इनको हम भौतिक मानचित्र से मापते हैं। राजनीतिक मानचित्र में आपका क्या आता है, तो राजनीतिक मानचित्र में शहर, राज्य और देश, इन सभी को हम लोग दर्शाते हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों मानचित्र आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नंबरिंग गलत हो सकती है, उसको लेकर ना परेशान होइएगा कि हाँ सर 23 के बाद 25 आ गया, क्या आ गया, नंबरिंग गलत हो गई है, ठीक है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? पटना, गया, चंपारण या फिर छपरा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिहार का परीक्षा देने जा रहे हो तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के समय में घटनाएं जो है आपके बिहार से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो याद रखिएगा चंपारण में इन्होंने शुरू किया था, और ईयर था 1917। ये याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको पता है, ठीक है। तो नील की खेती का विरोध करने के लिए जो है इस आंदोलन को किया गया था, और जिसको हम लोग तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 26। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो याद रखिएगा इनसे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स हैं कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जिक्र यहां पर किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। और आर्टिकल 52 में तो ये पता बताया गया है कि इनका जो है यहाँ पर राष्ट्रपति कोई हो सकता है। एज उनकी 35 ईयर रखी गई है। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स आपको और बता दें जो आपको इसमें याद रखना होना। अगर आपसे पूछा जाए वोट डालने की न्यूनतम एज कितनी है, तो 18 साल है। अगर आपसे कहा जाए कि लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 साल है, ये भी याद रखिएगा। यानी अगर आपको विधायक बनना हो तो कितने साल की उम्र में आप चुनाव लड़ सकते हो, 25 साल। अगर आपको सांसद बनना है तो कितने उम्र में आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं, तो 25 साल, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करें, देखो ये याद रखिएगा, लोकसभा के लिए न्यूनतम एज 25 साल, राज्यसभा के लिए न्यूनतम एज 30 साल, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम एज 35 साल, इनको याद रखिएगा। और वोट डालने के लिए 18 साल, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था? यह बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आया भी है एग्जाम में। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इतामुद्दौला का मकबरा? संगमरमर का गुंबद कहां देखा गया भैया? चलिए अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो संगमरमर का गुम्मद था वो किसका था, तो हुमायूं का मकबरा था। याद रखिएगा हुमायूं जो है वो बाबर का लड़का था, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं, तो जो यहाँ पर अगर पूछा जाए मुगल वंश कब से चला था, तो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चला था। सबसे पहले मुगल के जो शासक थे वो बाबर थे, और अंतिम शासक मुगल का पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अगर पूछा जाए कि किसका जो यहाँ पर मकबरा था सबसे पहले संगमरमर का बना था, तो हुमायूं का मकबरा था। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो इनकी जो मकबरा था इनकी पत्नी ने बनवाया था, बेगा बेगम नाम करके थी वो, 1569 में उन्होंने बनवाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? प्रतिभा राय, आशापूर्ण देवी, महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी? चलिए
याद रखिएगा, अगर हम ज्ञानपीठ की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ की शुरुआत कब की गई थी, तो 1961 ईस्वी में की गई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दी जाती है जो 22 भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं संविधान में उल्लेख किया गया है मान्यता प्राप्त, वो 22 भाषाएं आपकी किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में जो आपकी 22 भाषाओं का जिक्र है उसमें जो है दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसको जो है ये दिया गया था, तो याद रखिएगा आशापूर्ण देवी को दिया गया था। इनकी एक जो है बहुत अच्छी जो है एक साहित्य थी, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, द बैम्बू फ्लोट, उस पर जो है इनको दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा राइट आंसर जो है यहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश की निवासी थी, तो याद रखिएगा ब्रिटिश की निवासी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आप लोगों ने बचपन में इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इनका देश भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इनकी कंट्री पूछ ली जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? सिपाही विद्रोह किस ईयर में हुआ था, तो 1857 में हुआ था। आपने मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा, क्योंकि वहां पर कारतूस में गाय की चर्बी लगी हुई थी और उसके कारण जो है विद्रोह भी यहां पर हुआ था, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? ट्यूबवेल, संकर बीज, उर्वरक या फिर डेयरी उत्पाद? बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं। देखो, हरित क्रांति के जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन है भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद कौन सा एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया, तो जो आपका उर्वरक है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने के हेतु 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधिपत्र समझौता और हस्ताक्षर किए गए, जिसे क्या कहा जाता है? क्योटो संदेश, मॉन्ट्रियल संदेश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? बताइए। जब ओजोन की परत में जब छेद हो गया तो एक जो है वहां पर मीटिंग कराई गई थी 1987 में, याद रखिएगा, एक मीटिंग हुई थी। और ये जो मीटिंग थी वो कनाडा में किया गया था, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस ईयर में हुआ था, तो 1987 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था ओजोन परत में छिद्र को रोकने के लिए। चलिए, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है, अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ आपको थोड़ी देर के बाद में, क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे के बाद में आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। कल की जो क्लास है उसकी पीडीएफ ऑलरेडी उस पर डाल दिया है, तो अगर आप चाहें तो उस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।